हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। आज हम यहाँ पे माध्य, माध्यक, बहुलक चैप्टर को लेकर आया हूँ और इसमें जो है से हम डीपली माध्य को टच करेंगे। उसके बाद आगे बताऊंगा माध्यक के बारे में, बहुलक के बारे में। तो आज हम यहाँ पे बस यही माध्य के बारे में चर्चा करूँगा कि माध्य क्या होता है। ये जो है एक नया लेसन है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सांख्यिकी आंकड़ों का आलेख को बनाया था और उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया है। अगर आपने सांख्यिकी आंकड़ों का आलेख कैसे बनाते हैं, सांख्यिकी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के बारे में अगर आप जानकारी नहीं प्राप्त किए हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जा करके आप देखें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि माध्य क्या होता है। तो देखिए, माध्य बोलेगा तो माध्य मतलब कि यहाँ पे कोई भी आंकड़ा देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आंकड़ा जो है ऐसे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। तो यहाँ पे माध्य निकालने के लिए जो है से यहाँ पे दो तरीका है। यानी माध्य जो है से हम दो आंकड़ों को लेकर के हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा, यानी अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो है से किस तरह से निकालते हैं और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो है से किस तरह से निकालते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले के अवर्गीकृत आंकड़ा को लेकर के इसको हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक के नीचे दिए गए हैं। अब इनको जो है से क्या करना, माध्य ज्ञात करना। बोल रहा है कि ये जो है से माध्य ज्ञात करना है, इसको माध्य ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि गणित, देखिए 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि 15 विद्यार्थियों द्वारा यहाँ जो है से गणित की परीक्षा लिया गया, जिसमें इनका प्राप्त अंक इस प्रकार से है, यानी 100 अंक में, यानी 100 नंबर का गणित की परीक्षा लिया गया, जिसमें यहाँ पे 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार से है। यानी कोई विद्यार्थी जो है से 54 नंबर लाया, तो कोई 40 नंबर लाया, कोई 41 लाया, कोई 39 लाया। इस तरह से यहाँ पे लास्ट में 40 है। यानी कहने का मतलब कि 15 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। बोल रहा है कि माध्य प्राप्त अंक निकाले। माध्य मतलब क्या होता है तो समझना है। यहाँ पे माध्य बोलेगा तो माध्य के मतलब होता है कि औसत। यानी कहने का मतलब है कि 15 विद्यार्थियों ने कुल मिल करके कोई 40 लाया, कोई 41 लाया, कोई 98 भी लाया, इस तरह से किया। यानी कहने का मतलब है कि सबसे कम में यहाँ पे कहाँ लाया है, तो सबसे कम जो है से यहाँ पे 40 नंबर लाया है और सबसे हाईएस्ट में जो है से 98 नंबर भी लाया है। लेकिन अगर देखा जाए तो 15 विद्यार्थियों में एक अगर लेवल के हिसाब से, लेवल मतलब है कि औसत के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के औसत कितना नंबर लाया, यानी इस 15 विद्यार्थियों की बराबर अगर बांटा जाए तो बराबर भाग में अगर बांटा जाएगा तो बराबर कितना अंक लाया, इसी को बोलते हैं माध्य। माध्य का मतलब होता है बीच वाला, यानी बराबर। यानी 15 विद्यार्थी जो है से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है से नंबर लाए हैं, लेकिन यही अगर 15 विद्यार्थियों को अगर बराबर लेवल में बांटा जाए तो वो जो है से कितना होगा, इसी को कहते हैं माध्य। अब यहाँ पे समझना है कि माध्य निकालने का जो है से यहाँ पे तरीका दो है, क्योंकि वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा के माध्यम से जो है से हम यहाँ पे माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ क्या है, ये जो है से अवर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत इसलिए है क्योंकि ये जो है से वर्ग अंतराल में नहीं दिया है, वर्ग अंतराल में यानी सारणी बना करके नहीं दिया हुआ है। अगर वर्ग अंतराल के रूप में देगा, सारणी बना करके देगा, तो उसको जो है से एक अलग तरीका है जो इसके बाद हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये जो है से क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत मतलब है कि वर्गीकृत के रूप में नहीं दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि जो भी विषय पे अगर दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका मतलब प्रेक्षण दिया हुआ, प्रेक्षण मतलब है कि ये जो है से 15 विद्यार्थियों द्वारा जांच किया गया, 15 विद्यार्थियों पे एग्जाम ले करके जांच किया गया, प्रेक्षण किया गया है कि वो जो है से कितने नंबर लाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो सभी प्रेक्षण है लिखेंगे, सभी प्रेक्षण, सभी प्रेक्षण, सभी प्रेक्षण कितना है, तो सभी प्रेक्षण का मतलब है कि यहाँ पे 54 है, 40 है, 41 है, 39 है, 52, 48, 62, 46, 96, 52, 98, 42, 52, 60, 40, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ। लिखेंगे सभी प्रेक्षण इतना है। अब लिखेंगे सभी प्रेक्षण को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब चलेंगे प्रेक्षणों की संख्या, यानी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो जैसा कि आप जान रहे हैं क्वेश्चन में ही बताया गया प्रेक्षणों की संख्या, यानी बोल रहा है क्या कि 15 विद्यार्थियों द्वारा, यानी यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी का लिया गया है तो 15 विद्यार्थी। तो यानी कहने का मतलब कि प्रेक्षणों की संख्या कितना हो गया, 15 हो गया।
यानी सबसे पहले क्या करना है कि आप वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या लिखना है, सभी प्रेक्षण, यानी सभी प्रेक्षण को सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद देखना है कि प्रेक्षणों की संख्या, कुल कितने प्रेक्षण हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुल 15 प्रेक्षण है। अब चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए माध्य प्राप्तांक बराबर माध्य प्राप्तांक। तो माध्य प्राप्तांक का मतलब है कि यहाँ पे सभी प्रेक्षण का मतलब है कि यहाँ पे जो है कुल कितने मार्क्स लाए हैं, यानी मार्क्स लाने वाले जो है कितने प्रकार से हैं। तो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य प्राप्तांक, यानी माध्य जो है गणित की परीक्षा में प्राप्त किया गया अंक, यानी माध्य प्राप्तांक निकालना है। तो लिखेंगे सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, यह हो गया। अब बोल रहा है कि सभी प्रेक्षणों का योगफल। तो सभी प्रेक्षणों का योगफल का मतलब है कि यहाँ पे जो है कुल कितने प्रेक्षण हैं, कुल जो है 15 प्रेक्षण है। यानी कहने का मतलब कि सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों को जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। यहाँ पे सभी प्रेक्षणों का योगफल, तो सभी प्रेक्षणों का योगफल मतलब कि यहाँ पे 15 प्रेक्षण दिए हैं, सभी को जो है पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सभी प्रेक्षणों का योग कर दिए, बटा क्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण के यानी कुल कितने प्रेक्षण है, यानी 15। यानी सभी प्रेक्षणों का योगफल के जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि यानी गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक। तो गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में, और लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या प्रश्न की अनुसार। अगर प्रश्न के अनुसार आप लिखना चाहें तो और बेहतर है, तो प्रश्न के अनुसार ऐसे लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे आप वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। लेकिन सभी प्रेक्षणों का योगफल यानी सभी प्रेक्षणों के जगह पे क्या होगा, तो लिखेंगे गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक। तो गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, तो गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल, ये सब 15 हो जाएगा। उसके बाद जो है विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, 15, यानी प्रेक्षणों की संख्या 15 हो गया। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सभी को जोड़ेंगे। यहाँ पे 15 को जो है दिया हुआ, इस सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद जो है आपको आएगा 822, आप जोड़ लीजिएगा। तो आएगा 822 और बटा में कितना आ गया, 15। 15 से काटेंगे इसको 822 को, तो आएगा 54.8। यानी कहने का मतलब है कि 15 विद्यार्थियों को बराबर अगर अंक दिया जाए तो जो है 54.8 नंबर लाएंगे। तो इसी को बोलते हैं माध्य। तो ये जो है आप वर्गीकृत आंकड़ा का जो है माध्य हो गया। अब चलते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक वर्गीकृत आंकड़ा को ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्गीकृत आंकड़ा को ले लिया है। इसको जो है लेकर के मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए समझिए। इसके पहले मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में क्या वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि निम्नांकित सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का वेतन दिखलाया गया है। यानी कहने का मतलब है कि वेतन मतलब कि मासिक वेतन, यानी एक महीने में कौन कर्मचारी को कितना वेतन मिलता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का मासिक वेतन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यानी क्या दिया हुआ है, तो 3000 रुपया कमाने वाले कितने हैं, 16 हैं। यानी उस कंपनी में, जिस कंपनी के बारे में बोल रहा है, उस कंपनी में 16 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मासिक वेतन कितना है, 3000 रुपया है। 12 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मासिक वेतन कितना है, 4000 रुपया है। 10 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मासिक वेतन कितना है, 5000 रुपया है। 8 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मासिक वेतन कितना है, 6000 रुपया है। और उसके बाद 6 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मासिक वेतन कितना 7000 रुपया है। 4 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मासिक वेतन कितना 8000 रुपया है। 3 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके मासिक वेतन कितना 9000 रुपया है। और 1 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मासिक वेतन जो है 10000 रुपया है। अब बोल रहा है कि इस वितरण का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करने का मतलब है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 60 कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है, और ये वेतन जो है 3000 से लेकर के 10000 तक है। यानी कोई ऐसे भी कर्मचारी, 16 ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका मासिक वेतन जो है कितना 3000 रुपया है, और 1 ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका मासिक वेतन कितना 10000 रुपया है। तो कहने का मतलब है कि ये 60 कर्मचारियों का दिया हुआ है, लेकिन अगर हम बराबर बांटा जाए, बराबर का मतलब कि जो वेतन दिया हुआ है, इस वेतन को अगर हम 60 कर्मचारियों के बीच में अगर बराबर डिवाइड किया जाए तो कितना रुपया पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे माध्य। माध्य का मतलब होता है कि बराबर, यानी औसत जो बराबर रहेगा उसी को माध्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे 3000 भी है और 10000 भी है, लेकिन यही 3000 10000 को मिला करके अगर बराबर बांटा जाए, ये सभी वेतन को अगर मिला करके अगर 60 कर्मचारियों को बराबर बांटा जाए तो कितना रुपया पड़ेगा, उसी को बोलते हैं माध्य। तो चलिए इसके लिए भी एक अलग हमको सारणी बनाना होगा। सारणी बनाने के बाद जो है यहाँ पे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है वर्गीकृत आंकड़ा है।
अगर अवर्गीकृत आंकड़ा रहता तो सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या जैसे हमने पहले बनाया उसे बनाते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो है वर्गीकृत आंकड़ा है तो सबसे पहले इसको हम सारणी बनाएंगे। देखिए माध्य के लिए यहाँ पे जो है एक सारणी बनाया हूँ। ये सारणी में देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि वेतन जो आपका रुपया में दिया हुआ है यही वेतन को जो है यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब उसके बाद जो है कर्मचारियों की संख्या, तो कर्मचारियों की संख्या भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। बस क्या करना, माध्य के लिए निम्न सारणी बनाते हैं, यानी माध्य के लिए यहाँ पे एक सारणी बनाया गया अलग से। इसमें करना कुछ भी नहीं है, जो आपका वेतन दिया हुआ रुपया में वही वेतन रुपया में लिखेंगे, लेकिन जो वेतन दिया हुआ रहेगा, वेतन के मतलब है कि जो सबसे पहला कॉलम में जो दिया हुआ रहेगा उसको हम एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स। अब उसके बाद जो है कर्मचारियों की संख्या, यानी कहने का मतलब कि ये क्या हो गया, तो ये जो है आपका हो गया बारंबारता हो गया, यानी वर्ग अंतराल का मतलब जो वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ रहेगा, हालांकि यहाँ पे वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिया हुआ है, ले जो है आपका सिंपल दिया हुआ, लेकिन ये जो है मतलब पहला जो कॉलम में दिया हुआ है इसको एक्स मानेंगे, और कर्मचारियों की संख्या यानी बारंबारता देगा उसको मानेंगे एफ। और यहाँ से क्या करना है कि ये जो है एक्स गुने एफ कर देंगे, तो एक्स गुने एफ मतलब एफ एक्स करेंगे, यानी यहाँ जो है एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू मतलब है कि ये जो आपका वेतन रुपया में दिया हुआ था इसको तो हमने एक्स मान लिया। अब उसके बाद जो है कर्मचारियों की संख्या जो दिया हुआ था उसको हमने एफ मान लिया, तो यानी एक्स से करेंगे एफ में गुना, तो यानी 16 से करेंगे 3000 में गुना, तो 16 से 3000 में गुना करिएगा कितना आएगा 48,000। फिर करेंगे 12 से 4 में गुना 4000 में, तो 12 चौके 48,000। 10 से करेंगे 5000 में, तो 10 पचे 50,000। 8 से करिएगा 6000 में, तो 8 छके 48,000। 6 से करेंगे 7000 में, तो 6 सते 42,000। 4 से करिएगा 8 में, तो 8 चौके 32,000। 3 से करेंगे 9 में, तो 9 तिया 27,000। और 10,000 से करेंगे 1 में गुना, तो कितना आएगा 10,000। ये हो गया, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले वाले कॉलम को एक्स मान लिया, दूसरे वाले को एफ मान लिया, और ये जो है एफ गुने एक्स कर दिया, तो एफ एक्स हो गया यहाँ पे। अब देखना है कि यहाँ पे पूरा जो है योग है, यानी कहने का मतलब है कि कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कर्मचारियों की जो कुल संख्या होगा, यानी कर्मचारियों की संख्या को हमने क्या माना, एफ माना है, तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। किसका कुल योग? तो एफ का कुल योग। एफ मतलब यहाँ पे एफ में एफ के जगह पे किसको दर्शाया गया है, तो कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है, तो यानी सिग्मा एफ मतलब है कि कर्मचारियों का कुल योग सिग्मा एफ एक्स बोलेगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि यानी वेतन और कर्मचारियों की संख्या का गुणनफल जो होता है उसी को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब कि सबको यहाँ पे जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 3,05,000, यानी ये जो है 3,05,000 हो गया। अब चलेंगे यहाँ से माध्य निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए होता क्या है, तो माध्य निकालने के लिए जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले इस तरह से काम करेंगे, और इस तरह काम करने के बाद आपका सिग्मा एफ का वैल्यू आ जाएगा और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि सिग्मा एफ एक्स का मान जो है कितना आया है, सिग्मा एफ एक्स मतलब कि कर्मचारियों की संख्या और वेतन जो है एक दूसरे से गुना किए, और गुना करने के बाद जो है सारणी में आया सबको जोड़ें तो कितना आया है 3,05,000। तो यानी सिग्मा एफ एक्स और अपॉन क्या सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया 3,05,000 और सिग्मा एफ कितना है 60 है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से जब भागा दिएगा इस तरह से तो आएगा 5,083.33, कटता नहीं है इसीलिए 2 अंक तक ले लिए 3,3, यानी इतना रुपया। यानी कहने का मतलब है कि इनमें अगर 60 कर्मचारियों में अगर बराबर इन 60 कर्मचारियों की बराबर अगर वेतन बांटा जाए तो ये जो है कितना रुपया आएगा, तो 5,083.33 रुपया बटेगा। तो ये जो है आपका हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में जो अभी हमने सीखा है उसका मैं फिर से समराइज कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने जाना था कि माध्य माध्यक बहुलक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, उसके बारे में बताया था, इसका परिचय बताया था कि माध्य माध्यक बहुलक के बारे में पढ़ना है। और फिर मैंने यहाँ पे माध्य के बारे में बताया कि माध्य क्या होता है। माध्य मतलब होता है औसत यानी बीच वाला भाग। तो माध्य यहाँ पे जो है हमने ये भी जाना है कि माध्य जो है 2 तरह से निकालते हैं, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। तो हमने यहाँ पे दोनों तरह की अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा दोनों तरह की माध्य को दोनों तरह का उदाहरण को लेकर के माध्य को बनाया। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।